जय गुरु जी। अपने समस्त गुरुओं को स्मरण करने के बाद मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके सामने हूँ। गुरुओं ने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाया कि मैं 4 बार पीसीएस में कंटिन्यूसली सिलेक्ट हो सका, आईएएस रैंक से रिटायर हो सका, और उन्हीं की कृपा से मुझे वो स्वास्थ्य मेंटेन बना रहता है कि जो मैं आपसे बात कर पाता हूँ। इसलिए सबसे पहले जय गुरु जी। हमेशा मेरी आत्मा मेरी गुरु है, जिसमें समस्त गुरुओं की वाणियाँ समाई हुई हैं। मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछते भी हैं और मैं उन्हें बताता भी हूँ। उसी कड़ी में मैं एक बात आगे कर रहा हूँ, अकेलेपन की बात। अभी एक स्टूडेंट दिखा था कि मैं बहुत अकेलापन मुझे बहुत ज़्यादा रहता है और लोनलीनेस बहुत फील होती है। एक्चुअली ये लोनलीनेस नहीं, बल्कि आप सॉलिट्यूड को एंजॉय करिए। अनिक विश्वास ने लिखा कि बहुत से लोग उनको ये मानने लगते हैं कि बहुत एंटी सोशल है, बहुत ऐसा है। अनेक मुझे भी लोग ऐसे ही कहते थे, डोंट वरी, आज भी लोग ऐसे ही कहते हैं। मैं जितना आपसे जुड़ा हूँ उतना अपने पड़ोसी से नहीं जुड़ा हूँ, फैक्ट है। कैसा भी पड़ोसी हो, बस में बैठा हूँ तो साइड में, ट्रेन में बैठा हूँ तो साइड में, बस ट्रेन में चली हुई तो ज़माना हो गया, अब नहीं चलता, लेकिन ज़माने से नहीं चलता, 1983 के बाद से नहीं चला बसों में। लेकिन जब चलता था, पढ़ता था, जब मैं पीसीएस होने के पहले निरंतर बसों में ही चला। जब आप अफसर हो जाते हैं तो आपको तो सरकारी गाड़ियाँ वो सब मिल जाती हैं, लेकिन बसों में चला और खूब रेल पेल में, बहुत भीड़ भाड़ वाली बस में। मैंने कभी अपने बगल वाले से कभी बात नहीं की। मैं ये नहीं मानता कि मैं एंटी सोशल हूँ, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में घुसने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोग ज़बरदस्ती करते हैं, भाई कहाँ जा रहे, वहाँ कौन है, घर कहाँ है, कितना पढ़े लिखे हो, कितना क्या है, क्या करते हो, क्या ज़रूरत है यार बिना मतलब के दिमाग चुनने की दूसरे की। अपने आप आराम से रहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे तो थोड़ा अवॉइड करिए, अपना पढ़ने लगिए। देखिए बात ये, बी इंट्रोवर्ट, दैट्स गुड, डोंट बी एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट के लिए अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, नेतागिरी करना हो तो बात अलग है। नेतृत्व करना है तो आप इंट्रोवर्ट बनिए, नेतागिरी करनी है तो आप एक्सट्रोवर्ट बनिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अब टेलीविज़न बेकार हो चुका है 8 नवंबर के बाद से। 8 नवंबर के बाद से न्यूज़ चैनल्स देखना व्यर्थ था टोटली। रीज़न ये, एक ही खबर होगी, पता है नोटबंदी की होगी, बदलती हुई आरबीआई की पॉलिसीज होंगी, देश के लोग होंगे, कुछ चैनल उसके खिलाफ बक रहे होंगे, कुछ चैनल उसके विरोध में झंडे बुलंद कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, यही सब दिखेगा। अब बस एक मुद्दा मिल गया है उत्तर प्रदेश की सपा का, दूसरा मुद्दा मिल गया अब चुनाव। आज अभी आधे घंटे में चुनाव आयोग डिक्लेयर करने वाला है, वो सब मुद्दा हो गया। यही मुद्दे, क्या मुद्दे हैं, बेकार के मुद्दे हैं, आपको इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चैनल्स बंद कर दीजिए, दूरदर्शन देखिए, खाली राज्यसभा टीवी देखिए, बस दैट्स ऑल। अल जजीरा देखिए, इंटरनेशनल देखना, दैट्स ऑल। ये फालतू के चैनल देखने की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई भी, जितने भी चैनल है सब उसी में लगे हुए हैं, एक ही कहानी कह रहे हैं सब। जो ये एग्जिट पोल वगैरह मत करिए उसको, चाहे वो ओपिनियन पोल कहने लगे हो, नाम बदल दिया हो, सब बकवास है, टोटली होता कुछ और है हर बार, ये टोटल बकवास। अच्छा फिर एक और बात बताइए, आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई भी सरकार बन जाए, किसी पार्टी की बन जाए, आपको पढ़ना है, आईएएस पीसीएस बनना है। जिस सरकार की नौकरी आप करेंगे, अगर अपने ईश्वर कृपा से आप पास हो गए तो आप जिस सरकार हो, जो भी सरकार होगी उसी की तो नौकरी करोगे। अपना झंडा बुलंद करके थोड़ी बैठोगे कि मेज पे जो है पार्टी के झंडा लगा के बैठोगे, निकाल दिए जाओगे नौकरी से। सीधी बात यह है, आपको मालिक की गुलामी करनी है, सिंपल सी बात यह है, जो मालिक होगा उसकी करनी है, वो करोगे। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, पब्लिक के सर्वेंट हो, तो पहली बात इंट्रोवर्ट बनिए, एक्सट्रोवर्ट मत बनिए। मुझसे सभी लोग यही कहते थे कि जब मैं पहुंच जाता था, तमाम लड़के जहां बातें कर रहे हो तो वो अपनी रसीली बातें किया करते थे, जो भी जैसे लड़के करते हैं, लड़कों को पता होगा कि कैसी बातें करते हैं। तो मुझे देखते ही सबके चेहरों का रस खत्म हो जाता था। आई वॉज द मोस्ट डेंजरस गाय एट दैट टाइम। कि डेंजरस इसलिए कि सब लोग देख के चेहरे सफ़ेद, अरे छोड़ो भाई, अब तो पढ़ाकू राम आ गए, पढ़ाकू राम आ गए, अब ये तो अपनी पढ़ाई की 2-4 बातें करेंगे, ठीक है। ऐसे में मुझे 2-3 लोग बड़े, मतलब कहना चाहिए जेम्स, बड़े अद्भुत, बीएससी मेरे साथ राजनारायण चौधरी थे, मुझसे बहुत बड़े थे और दुर्भाग्यवश वो पास नहीं हो पाते थे। अब आप कहेंगे कि फिर भी पास इसलिए नहीं हो पाते थे, ही वॉज सो इंटेलिजेंट एंड ही वॉज सो लर्नेड इन द टाइम ऑफ बीएससी 1970 एंड 71, कि इतना विद्वान लड़का जो बीएससी में पढ़ रहा हो मैंने नहीं देखा कभी। दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं जो ना आता हो, इसीलिए वो पास नहीं हो पाते थे, बल्कि एग्जाम ही नहीं दे पाते थे। मेरे अब रिलेटिव भी हैं, बाद में उसी गांव के हैं जहां मेरी ससुराल है। तो उन्होंने कहा कि प्रमोद तुम
इतने अलग से क्यों दिखते हो? मैंने कहा मैं अलग से इसलिए दिखता हूं क्योंकि मैं अलग हूं। बोले ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही, रेने डेकार्ते ने ऐसा कहा है वैसा। अब बीएससी मैंने नहीं सुना था, रेने डेकार्ते किस चिड़िया का नाम है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स की वजह से मैं जानता था कार्टेशियन ज्योमेट्री और ये वो, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता था, इंटरेस्ट नहीं था कोई। मैंने कहा क्या कहा है? कहा बैठो तो बताएं। बैठ गए, बताना शुरू किया। रेने डेकार्ते 3 घंटे हो गए, राजनारायण चौधरी ने 3 घंटे रेने डेकार्ते के बारे में मुझे सब कुछ बताया, उनकी फिलॉसफी के बारे में। हमने कहा यार तुम तो बहुत कमाल हो भाई, तो पास क्यों नहीं हो पाते? बोले मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मज़ा नहीं आता, हम लोग पीसीएम के स्टूडेंट थे, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मज़ा नहीं आता, इस कॉलेज में आर्ट्स है नहीं, जनता कॉलेज बकेवर में आर्ट्स है नहीं इटावा वाले में, तो मुझे मजबूरी में इसमें पढ़ना पड़ता है, मुझे नहीं मज़ा आता। फिर 1 महीना बीता होगा, अचानक एक दिन चौधरी आए और बोले कि प्रमोद ये बताओ कि तुम आइंस्टीन की, तुमने एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी? मैंने कहा थोड़ी बहुत पढ़ी है, कोर्स में जितनी है उतनी। कहा एक बुक मंगा लो। मैं बुक रोज मंगाता, करीब करीब जैसे आजकल स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से मैं मंगाता रहता हूँ, ऐसे ही तब मैं वीपीपी मंगाता था। अमेरिका और तमाम सारे देशों से, जर्मनी से, तमाम जगह से मैं किताबें मंगाता था। वैल्यू पेएबल होती थी, मतलब पोस्ट ऑफिस से आकर किताब तब वो पे करना होता था, तो वो मंगाता रहता था। विदेशों से भी, देश से भी, बहुत पब्लिकेशन से घर बैठे मंगाता था, क्योंकि बहुत छोटे से कस्बे में रहता था, वहाँ किताबें नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि एक बार आइंस्टीन की रिलेटिविटी मंगा लो। मुझे याद है 6 रुपये की आई वो, एक सर्च की मैंने, 6 रुपये की आई। मेरे पास कैटलॉग थे, तो कैटलॉग्स में ढूंढा मैंने, तो वो बहुत महंगी थी उस जमाने के हिसाब से, खरीदी। कहा कि अच्छा इसे तुम 1 हफ्ते में कमांड करके दिखा दोगे? पता नहीं 3 दिन कहा, ऐसा कुछ कहा। मैंने कहा ठीक है दिखा दूंगा। बोले चैलेंज, मैं कुछ भी पूछ लूंगा। मैंने कहा चैलेंज। 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो भी समय दिया था वो मैंने तैयार की। तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा योगदान है फिलॉसफी में और ज्ञान के क्षेत्र में मुझे डुबोने का और मुझे डाइवर्ट करने का। देखो अगर ऐसा व्यक्ति कोई मिलता है आपको, तो वो तो आपकी कंपनी है, वो आपकी कंपनी है, वो आपका भला चाहता है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मिलता है कि जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो आपका भला नहीं चाहता। तो सॉलिट्यूड एंजॉय करिए। मैं हमेशा सॉलिट्यूड एंजॉय करता था। इंटरवल होता था, मैं लाइब्रेरी चला जाता था। इंटरवल होता था 25 मिनट का हमारे यहाँ, वो 25 मिनट मेरे लाइब्रेरी में बीतते थे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखने में। वो मैं देखता था, तमाम चीज़ें नोट करता था। और एक बार मैंने किसी वीडियो में बताया भी है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से मैंने ब्रेल भी सीखी थी एक ज़माने में। ब्रेल इसलिए सीखी थी कि जो नेत्रहीनों की भाषा होती है, ब्रेल इसलिए सीखी थी क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मायोपिक्स होते हैं, जिनके की नेत्र दृष्टि जो है, मायोपिया होता है जिन्हें, मतलब बहुत ज़्यादा जिनका चश्मे की पावर होती है, मेरी बहुत ज़्यादा है, -7 है, हमेशा से ही रही, तो वो लोग जो हैं आगे चल के ब्लाइंड हो सकते हैं। तो मुझे लगा कहीं आगे चल के ब्लाइंड हो गए, ब्रेल पहले सीख लेते हैं। हालांकि नादानी थी, बचपना था, ब्रेल तो टच करके सीखी जाती है। मैं ऐसे सीख रहा था कि 6 डॉट होते थे, तो 6 डॉट को मैं मतलब फील करने की बजाय मैं ये देखता था कौन सा उभरा हुआ है, कौन सा धसा हुआ है, तो इसके हिसाब से मैंने सीखी। उसके लिए ABCD मुझे आ गई थी, अंक आ गए थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे आ गई थी। तो लेकिन एक्चुअली एक तरफ आप ये देखिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि कोई बात नहीं, अगर दृष्टि चली भी गई तो मैं ब्रेल सीख लूँगा, और ब्रेल सीख लेता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से मैंने ब्रेल सीखी। उस जमाने मैंने कई भाषाओं के अल्फ़ाबेट सीखी, केवल अल्फ़ाबेट आती नहीं थी, अल्फ़ाबेट सीखी। ये मेरे इंटरवल के टाइम का परिणाम था। तो लोग कहते थे कि ये तो एंटी सोशल, तब ऐसा कोई शब्द चलता नहीं था, असामाजिक जैसा शब्द कोई समाज में नहीं चलता था। लोग कहते थे घर में घुसे रहने वाला इंसान है, और ये तो भाई पढ़ाकू इंसान है, किताबी कीड़ा है, वगैरह वगैरह, ऐसे शब्द बोला करते थे। अनेक चिंता की बात नहीं है, कोई अगर ऐसा कहता है देन यू आर ऑन द राइट वे, बिल्कुल ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने लिखा मैं नाम भूल गया, अनेक का नाम तो मैं जानता हूँ, यूट्यूब के फर्स्ट, फेसबुक और यूट्यूब के फर्स्ट व्यूअर्स में से हैं। तो लिखा है, अभी उसने मुझे व्हाट्सएप किया था किसी ने, कि सर मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हूँ। लोनली मत फील करो, अपनी हॉबी पालो, कोई ना कोई। हॉबी से बढ़िया पैट नहीं होता कोई। भाई मैं तो पैट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास तो स्टफ टॉय होते हैं। स्टफ टॉय को मेंटेन नहीं करना पड़ता, ना खाना खिलाना है, ना पॉटी को ले जाना है, कुछ भी नहीं करना है, तो ना इनपुट है ना आउटपुट है। तो इसलिए जो है बस एक ही चीज़ है, वो तो बेड में बैठा रहता है, और अक्सर तुमने देखा होगा बैठा हुआ कि जो है एक डॉगी या कोई भी कुछ भी, एक डॉल है, कुछ है, ये सब बैठे रहते हैं जीव जंतु मेरे कमरे में। ये मेरे एकांत के बड़े बड़े प्यारे जीव है ये, और बहुत अच्छे हैं, जो कि मैं तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ की। तो आप अपना कोई हॉबी पालो,
संगीत सुनो, संगीत से अच्छी कोई दुनिया में हॉबी नहीं है। ये फिलोसफिकल हॉबी है, इसके अंदर बहुत अद्भुत है। आप कोई भी जॉनर सुनिए, चाहे रॉक पॉप सुनिए, चाहे हनी सिंह सुनिए, चाहे बिस्मिल्लाह खां सुनिए, आपकी इच्छा है, लेकिन सुनिए। अगर आप सुनते हैं डिस्टर्ब ना हो, सुनते हो तो बहुत अच्छा है। सॉलिट्यूड भगाइए, वो लोनलीनेस भगाइए, सॉलिट्यूड अपनाइए। अकेलापन नहीं, एकांत। एकांत सेवन कहा जाता है। सेवन हम किसे करते हैं, किस चीज का सेवन करते हैं, जो हमें अच्छी लगती है। तो एकांत सेवन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ना मात्र के लिए। परेशान मत होइए कि कोई मुझे क्या कहता है क्या नहीं कहता है। लोग कहेंगे तो पुराने जमाने का आदमी है, ये तो जो है सीनियर जनरेशन का आदमी है, ये तो सीनियर सिटीजन हो गया। ये सब लोग देखते देखते रह जाएंगे और आप रॉकेट की तरह शूट करके ऊपर पहुंच जाएंगे सीधे। और तब ये लोग कहेंगे कि महाराज मुझे बताओ कुछ, आप ही बताओ कैसे पहुंचे ऊपर। सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हुए, देखो एक बात मैं बता दूं, सफल लोग भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग बहुत झूठे होते हैं, सफल हो जाते हैं लेकिन बहुत झूठे होते हैं। मैंने टॉपर्स में से देखा है आईएएस के, जिनके इंटरव्यूज होते हैं, कई लोग बहुत झूठ बोलते हैं। रीजन ये ना कि वो लोग क्या करते हैं, टॉपर्स का मतलब जो रैंकर्स हैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने इतना पढ़ा कि मैं 18 घंटे रोज पढ़ता था। कुछ लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कोई पढ़ाई नहीं, मेरे पास कोई किताब ही नहीं। कैसी किताब, कैसी पढ़ाई, मैं तो हो गया, मैंने पहली बार, मैं तो एकदम खुदा घर से सीधा ऐसे ही आया हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट आईएएस बनने के लिए मेरे जन्म कुंडली, मतलब उनके कहना मतलब ये होता है कि मेरे में तो लिखा था कि मैं आईएएस बनूंगा, वो तो मैं देर से बना, वरना तो मैं जन्म लेते ही बन जाता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, उनके बोलने का टोन यही होता है कि आपको हिकारत से देखते हैं कि क्या तुम छोटे मोटे इंसान जो है तुम आईएएस बनने चल दिए, वो तो मैं था, वो बन गया, तुम्हारे बस का नहीं। एक लोग तो ये होते हैं, एक लोग ये होते हैं मैंने 18 घंटे पढ़ा था, ये था वो था। ज्यादातर आपके रिश्तेदार ऐसे लोग होते हैं, बुरा मत मानिएगा, आपके रिलेटिव्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आईएएस आईपीएस पीसीएस होते हैं, तो वही समझते हैं वो तो बन गए, तुम नहीं बन सकते कभी भी। मे भी कि ये रीजन हो कि तुम पढ़ना कभी दिखाते ना हो, आवारागर्दी करते हो मान लो, और इधर उधर घूमते फिरते रहते हो चारों तरफ इधर उधर, तो वो भी जानते हैं कितना पढ़ते हैं, वो आईएएस बनने चले हैं। जैसे मैं कभी कभी कह देता हूँ आप लोगों से बनने चल रही है आईएएस, सिलेबस तक पता नहीं है। ऐसे जो लोग अभी जो है 2017 का आईएएस देने जा रहे हैं, उन्हें सिलेबस नहीं पता। मेरे पास व्हाट्सएप आता है, सर 2017 के लिए कुछ अपलोड करिए। भाई क्या अपलोड करें, 330 वीडियो अपलोड कर दिया, और क्या चाहिए। 2017 के लिए तुमने क्या किया आज दिन तक। जब मैंने पूछा सिलेबस क्या है, कि सर वो तो नहीं देखा। ऐसे लोगों से तो रिश्तेदार कह ही रहते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं, जाओ घर बैठो जाके। मैं भी कह देता हूँ बेटा बाहर खेलो जाके, अंकल बिजी है अभी, मैं भी यही बोल देता हूँ। लेकिन सच्चाई में अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके रिलेटिव्स भी बहुत बार आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ये समझते हैं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। इसलिए किसी के चक्कर मत रहिए। मैं यहाँ यूट्यूब पर इसीलिए आया हूँ आपको सच्चाई बताने के लिए। ना तो ये हलवा है कि चाट लिया एकदम से कि आईएएस है बस भर के खा लिया, हो गया आईएएस हो गए, ऐसा नहीं है। इट इज़ ए डिफिकल्ट जॉब, ये बहुत कठोर मेहनत मांगता है, लेकिन इतना कठोर नहीं है कोई कर न सके। आखिरकार हर साल जो है 100-150 लोग जो है आईएएस में, और 100-150-125 जो भी वैकेंसी हो आईपीएस में क्यों निकल जाते हैं। असंभव तो नहीं है, आपके लिए भी नहीं असंभव। आप अंतर क्या है, केवल आप अगर इसको वास्तव में हलवा समझेंगे, हलवा समझते होंगे, जो लोग ना समझते हो डिक्शनरी में देख लें क्या होता है, या मम्मी से पूछें कि कैसे बनाया जाता है, तो ये समझ लें कि इतना आसान नहीं है कि जिसको आप कहें कि हाँ यूं ही हो जाएंगे। कि जैसे आप सोचते हैं कि बीए पास हो गए गाइड पढ़ के, वो तो नहीं होंगे। लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हिम्मत हार के बैठे कि नहीं मेरे बस का नहीं। देखो दिक्कत क्या है, कुछ इस फील्ड में 11 लाख लोग नादान हैं जो बैठने वाले, क्योंकि वो फेल हो जाते हैं, और 1100 लोग समझदार हैं जो कि पास हो जाते हैं। इन 1100 का 10 गुना करिए, 11,000 ऐसे हैं जो प्री पास हो जाते हैं, फिर आगे वो नादान हो जाते हैं। 11,000 लोग ऐसे हैं जो कि प्री पास होने लायक तो समझदार हैं, लेकिन उसके बाद मेंस पास करने के लिए नादान है, क्योंकि सारा जोर प्री में लगा देते हैं और इसके बाद मेंस की तैयारी करते नहीं है। 2 महीने मेंस हो नहीं सकता, 9 पेपर किसी भी तरह तैयार नहीं हो सकते, पीसीएस के 8 पेपर, तो ये मेंस में धराशायी हो जाते हैं। यही लोग नाम बदनाम करते हैं और यही लोग कोचिंग खोलते हैं बाद में, जब इनके सारे चांस निकल जाते हैं। तो ये है फील्ड एक्चुअली। आप लोग समझदारी से काम लें, अगर मेरे फार्मूले अपनाएं। SBBNR पिछली वीडियो में देखी, मैं यहाँ फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। SBBNR अगर आप करें, अपनाएं, तो आप निश्चित रूप से हर स्टेज पे सफल हो जाएंगे। तो इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए दिक्कत क्या है, जो सीरियस लोग हैं वो कई बार हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि जब वो सीरियस हैं चूंकि, तो वो पूरा सिलेबस देखते हैं, पूरी किताबें देखते हैं। जब वो देखते हैं 30-40 किताबें आ गई, 40-50 किताबें हो गई, मैगजीन हर महीने हो गई, ये सब हो गया, तो वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। और जो नॉन सीरियस है वो एक किताब लिए बैठे रहते हैं, वो हर बार सोचते हैं मैं कर लूंगा, और सारे चांस अपने गंवा बैठते हैं। दिक्कत ये दोनों ही फेल हो रहे हैं, सीरियस भी फेल हो रहा है, नॉन सीरियस भी फेल हो रहा है। तो पास कौन हो रहा है? पास वो हो रहा है जो वास्तव में सीरियस तो है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, आरभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ते,
आरंभ करने के बाद उत्तम जन जो है वो छोड़ते नहीं हैं। और कुछ लोग होते हैं प्रारब्धते न खलु भय विघ्न भय न नहीं चाहिए, जो निम्न पुरुष होते हैं वो विघ्न के भय से शुरू ही नहीं करते। आईएएस में एक अलग कैटेगरी और है, वो कैटेगरी ये कि जो लगे रहते हैं सोचते हैं हो ही जाएंगे, वो कभी होते नहीं, जो सीरियस नहीं है। तो इसलिए ये एक विचित्र कैरियर है। दूसरी बात, इसके अंदर सेलेक्ट वही होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आइडियल किस्म के लोग होते हैं। इसलिए आप टॉपर्स के इंटरव्यूज तो मत जाइए। टॉपर्स के इंटरव्यूज कई बार चटपटे भी होते हैं, टिल्टेड भी होते हैं, डिमोरलाइजिंग भी होते हैं, और उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपना ये दिखाना है चेहरा कि मैंने टॉप किया है। तो वो बहुत बार रियलिटी नहीं बताते हैं, बहुत बार रियलिटी नहीं बताते हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको टॉपर होने के बावजूद भी आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर निकलते ही आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं कि वो टॉप किया उन्होंने या रैंक में आए हैं, तो आपको भी ज्ञान दें, और सच्चाई से दे रहे हैं। बाकी लोग तो है ही नहीं। जो लोग एक बार इंटरव्यू देकर गायब हो जाते हैं, वो आपको डेमोरलाइज करके वो भाड़ में भेज के चले जाते हैं कि गो टू हेल, और उसके बाद वो चले गए अपना आराम से, एक बार इंटरव्यू दिया और अपने नौकरी करने लगे, और अंधाधुंध जो भी चल रहा है ना। आपको तो छोड़ दिया मझधार में, ऐसे ढंग से ऐसा बता दिया कि लगा कि आप कभी कर ही नहीं पाओगे। इस चक्कर मत रहिए। कुछ स्टैंडर्ड मैगजीन्स हैं, देखिए ये जो विजुअल मीडिया है ये बहुत घातक है, जो फेसबुक मीडिया है इससे भी घातक है, जहरीला है। इसलिए क्या है कि आप ये जो वायरल चीजें इन पे मत जाइए। विजुअल मीडिया में सतर्क रहिए कि आपको अगर डिमोरलाइज किया जा रहा है। मेरे वीडियो पे एक दो लोग कहते हैं आप तो बहुत डिमोरलाइज कर रहे हैं। एक आदमी ने कभी कहा, मैं डिमोरलाइज उनको करता हूं, जानबूझ के करता हूं, जो किसी लायक नहीं है, जो कतई गंभीर नहीं है, जिनमें पढ़ने का मादा नहीं है। वो अगर छोड़ देंगे बड़ी अच्छी बात है डिमोरलाइज होकर, रीजन अगर छोड़ देंगे उन्हीं के पैसे बचेंगे और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को खलता है कि मैं डिमोरलाइज कर रहा हूं। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करता। मेरे सारे वीडियोस पर कमेंट्स देख लीजिए कि हर स्टूडेंट ही कहता है कि सर थैंक्स फॉर मोटिवेशन। मैं मोटिवेट करता हूं। मैं कहता हूं 2 ही क्वालिफिकेशन चाहिए। आप 21 साल से ऊपर हो गए हो, 21 से ऊपर। 1 अगस्त को एज कैलकुलेट होती है पीसीएस की, 1 जुलाई को, जिस साल एग्जाम देना हो। ये नहीं कि एडवर्टीजमेंट पे, ये तक नहीं पता आप लोगों को एक्चुअली, जो आप लोग मुझसे पूछते हैं उससे मुझे लगता है। तो 21 साल मिनिमम एज चाहिए। मैक्सिमम आपको सबको पता है 32 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए आईएएस की है और 40 ईयर्स पीसीएस की है। एससी एसटी ओबीसी के लिए पीसीएस के लिए 5 साल एक्स्ट्रा है। आईएएस में ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा है, एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा है, और एससी एसटी के लिए कोई चांस लिमिट नहीं है। जनरल के 6 चांस है, ओबीसी के 6 में 3 और जोड़ दीजिए, 9 चांस है। पीसीएस में किसी में कोई चांस लिमिट नहीं है। तो आप एलिजिबल हैं। बस यही तो क्वालिफिकेशन चाहिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए। इवन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में बैठने वाला आईएएस में बैठ सकता है, पीसीएस में नहीं बैठ सकता। तो इतनी केवल 2 ही बातें चाहिए। इसका मतलब तीसरी चीज जो लिखी नहीं है वो ये चाहिए कि आप में हौसला चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। टॉपर्स के इंटरव्यू कभी भी ये सोच के मत देखें कि आप वैसे ही हैं नहीं है, ये मत देखें, नहीं तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।